Follow Amit on Instagram at the Changani THECHHANGANI and Motoroids India to never ever miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरॉइड्स में। मेरा नाम है अमित और यहाँ आपके सामने खड़ी है 2020 मारुति सुजुकी एस क्रॉस। और ये जो गाड़ी है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस सेगमेंट में किया सेल्टोस और Hyundai क्रेटा ने सारी सेल्स ऑलमोस्ट खा ली हैं। लेकिन अगर आप देखने जाएंगे तो डस्टर और किक्स का भी अस्तित्व है, लेकिन डस्टर जो कि बहुत वक्त से अपडेट नहीं हुआ है और किक्स जो कि निसान के गिरते हुए स्टेटस के कारण, उनके रिड्यूस होते हुए डीलरशिप्स के कारण बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। उसके कारण इन दोनों ही एसयूवीज़ को बहुत ज़्यादा टक्कर नहीं मिल पा रही है। तो पेशे खिदमत है 2020 एस क्रॉस, जहाँ पर आपको एक काफ़ी परिपक्व गाड़ी मिलती है, काफ़ी प्रैक्टिकल गाड़ी मिलती है, ज़रूरत की सारी फीचर्स मिलती हैं और कीमत में आपको बहुत बड़ी कटौती मिलेगी अगर आप इसे क्रेटा या सेल्टॉस से कंपेयर करेंगे तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इस गाड़ी की खूबियाँ और कहाँ कहाँ ये बेहतर है, कहाँ कहाँ ये ख़राब है इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा महंगी बिकने वाली गाड़ियों के साथ। तो शुरू करते हैं डिज़ाइन से। और डिज़ाइन 2020 के लिए सेम रखा गया है, डिमेंशंस में कोई बदलाव नहीं किया गया है, बाहर फीचर्स कुछ नए नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूँ। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर एलईडी लाइट्स मिलेंगे, एलईडी डीआरएल्स मिलेंगे, लेकिन याद रखिए कि ये आपको सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन अल्फा वेरिएंट में ही मिलेंगे। लोअर वेरिएंट्स में आपको ये एलईडी डीआरएल्स और प्रोजेक्टर एलईडीज़ नहीं मिलेंगे, यहाँ पर नॉर्मल लाइट्स मिलेंगे आपको। ब्लिंकर्स यहाँ पर भी आपको बल्ब्स नज़र आएंगे। नीचे आपको ये फॉग लैम्प नज़र आएगा जो कि एक हैलोजन है और साथ में आपको ये क्रोम ट्रीटमेंट मिलता है। क्रोम की अगर मैं बात करूँ तो ये जो ग्रिल है यहाँ पर भी अच्छा खासा एक क्रोम ट्रीटमेंट दिया गया है ताकि ये गाड़ी काफ़ी प्रीमियम नज़र आए। बॉनेट काफ़ी मस्कुलर लगता है और उसके साथ ही साथ नीचे भी इसे एक एसयूवी लुक देने के लिए अंडर क्लैडिंग के साथ ये एक स्किड प्लेट दी गई है जो ग्रे कलर में है और ये बैश प्लेट जैसा लुक दिया है जिससे कि एक मस्कुलर सॉलिड लुक मिले इसके फ्रंट को। थोड़ा बल्कि थोड़ा चंकी लुक है सामने फ्रंट का, लेकिन मारुति सुजुकी इस गाड़ी को एक एसयूवी के तौर पर नहीं, एक क्रॉसओवर के तौर पर प्रोजेक्ट करती है, जो कि इसके नाम से भी जाहिर है। तो सामने से एक काफ़ी अच्छा प्रीमियम और थोड़ा मस्कुलर लुक आपको नज़र आएगा और ये अनचेंज्ड है जैसा मैंने आपको बताया। अब सामने की मैं बात कर रहा हूँ तो आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते हैं, आपको ऑटो वाइपर्स और ऑटो लाइट्स टॉप एंड वेरिएंट्स में ज़रूर मिलती हैं। लेफ़्ट से आप अगर इसे देखेंगे तो ये काफ़ी लंबी लगती है गाड़ी। अब लंबाई की हम लोग बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसका व्हील बेस और इसकी लेंथ Hyundai क्रेटा जितनी ही है, ये काफ़ी लंबी गाड़ी है, लेकिन विड्थ में ये 5 mm छोटी है। हाइट जो है इसकी ये क्रेटा से लगभग 40 mm कम है, लेकिन ये ज़रा लो सेट है गाड़ी, तो अंदर कैबिन में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। कैबिन स्पेस अंदर काफ़ी अच्छा है। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर 180 mm का है जो सफिशिएंट है ख़राब रास्तों पर और बड़े स्पीड ब्रेकर्स पे से निकलने के लिए। बहुत ही गंदे टूटे हुए रास्तों पर शायद आपको तकलीफ है, लेकिन 180 mm मेरे ख्याल से सफिशिएंट ग्राउंड क्लियरेंस है। नीचे आपको एक सैटिन सिल्वर फिनिश मिलती है। 16 इंच यहाँ पर आपको व्हील्स मिलते हैं 215 सेक्शन के चौड़े टायर्स के साथ में। यहाँ पर आपको जेके टायर, रॉयल टायर्स नज़र आएंगे। यहाँ पर एक प्रीमियम फीचर जो आपको मारुति सुजुकी प्रोवाइड कर रहा है वो है ऑल 4 व्हील्स विद डिस्क ब्रेक, जिससे कि ब्रेकिंग यहाँ पर बहुत अच्छी हो जाती है और सेफ्टी के लिहाज से एक बड़ा ही अच्छा फीचर प्रोवाइड किया गया है। बॉडी कलर्ड ORVMs के साथ एलईडी ब्लिंकर्स। ऊपर ये जो सैटिन सिल्वर रूफ रेल्स आप देख रहे हैं ये आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिलती हैं। लोअर वेरिएंट्स में आपको ब्लैक रूफ रेल्स नज़र आएंगी। बड़ी विंडोज़ हैं, अंदर लाइट काफ़ी अच्छे से जाती है, अंदर आपको किसी तरह का क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग नहीं आएगा। और ये जो 16 इंच व्हील्स हैं ये भी डायमंड कट है, टू टोन है, देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये जो गाड़ी है बहुत ही ज़्यादा मैचो या बहुत ही ज़्यादा एसयूवी लुक लिए नहीं है, थोड़ी लो सेट है और कहीं कहीं एक क्रॉस ओवर ही लगती है, पूरी तरह से एसयूवी आपको नज़र नहीं आएगी। यहाँ पर आपको एक शार्क फिन एंटीना जो आजकल बहुत सारी गाड़ियों में मिलता है वो यहाँ नज़र नहीं आएगा। और अगर आप ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पर सनरूफ भी आपको मिसिंग है, यहाँ पर सनरूफ आपको नहीं मिलती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पीछे से हम अगर इस गाड़ी को देखें तो यहाँ आपको हाई माउंट एलईडी स्टॉप लैंप नज़र आएगा, ये वॉशर है, ये वाइपर है, डीफॉगर आपको यहाँ पर नज़र आएगा और उसके साथ ही पीछे आपको रेयर पार्किंग सेंसर्स नज़र आएंगे। ब्रेक लाइट जो है एलईडी है, ब्लिंकर्स और रिवर्स लाइट जो है ये बल्ब है। यहाँ पर आपका कैमरा है। और एक और ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और जो बड़े काम की बात है वो ये है कि यहाँ पर आपका ट्रंक जो है ये स्मार्ट ट्रंक है। तो अगर आपने गाड़ी लॉक कर रखी है और आप गाड़ी के पास आते हैं, यहाँ पर ये रिक्वेस्ट सेंसर है, आप इसे दबाइए और फिर बिना चाबी को जेब से निकाले आप इस बूट को खोल सकते हैं। बूट के मामले में यहाँ पर जो दूसरी गाड़ियाँ हैं जैसे कि किया सेल्टोस या फिर Hyundai क्रेटा इसे ज़रा मात देती हैं, वहाँ पर स्पेस आपको मिलता है 430 लीटर्स का और यहाँ पर आपको स्पेस ज़रा कम मिलेगा। आपको 353 लीटर्स का बूट स्पेस यहाँ पर मिलता है जो कि थोड़ा एडजस्टेबल है। ये सीट्स ज़रा डिक्लाइन होकर के वो स्पेस ज़रा और बढ़ा देती हैं और मैक्सिमम स्पेस जो आपको यहाँ पर मिलेगा वो है
375 लीटर्स का। ये स्पेस बहुत कम नहीं है। आप अगर एक छोटी फैमिली है तो लंबे हॉलीडे के लिए भी आपका सामान यहाँ पर जा सकता है। स्पेशली अगर आप ये शेल्फ हटा दें तो आपको और भी स्पेस मिल जाएगा। अब बूट जो है ये यहाँ पर बड़ा स्मार्टली डिज़ाइन किया गया है। कोई लोडिंग बे नहीं है यहाँ पर, मतलब सामान आप सीधा अंदर डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, आपको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ईजिली स्लाइड हो जाएगा। और उसके अलावा ये दोनों साइड आपको 2 कंपार्टमेंट भी मिलते हैं, तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। और उसके अलावा ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको एक लाइट दिखेगी और एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट भी नज़र आएगा। इस फ्लैप को हम लोग अगर उठाएंगे तो देखेंगे कि नीचे आपको स्पेयर व्हील जो है ये स्टील रिम्स पर मिलेगा। एलॉयज़ यहाँ पर नहीं है, लेकिन टायर जो है ये फुल साइज़ है, तो ये भी एक अच्छी बात है। यहाँ पर टायर जो है छोटे साइज़ का नहीं है, 16 इंच का व्हील है और फुल साइज़ टायर है, बट एलॉयज़ आपके पास यहाँ पर नहीं है। ओवरऑल जो सारे बेसिक फीचर्स होने चाहिए, एलईडी लाइट्स, ऑटो वाइपर्स, ऑटो हेडलैम्प्स और भी जो बेसिक फीचर्स आपको चाहिए होते हैं वो सारे यहाँ पर हैं। पीछे आपको ये एक स्टाइलिश सा ट्रीटमेंट मिलेगा 2 टोन बम्पर के ऊपर, तो देखने में काफ़ी प्रीमियम लगती है। हालांकि लुक्स ज़रा पुराने हो गए हैं इस गाड़ी के, ये एक नई जनरेशन गाड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको फीचर्स ठीक ठाक मिलते हैं और देखने में ये गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है, बुरी नहीं लगती है। एक प्रॉपर एसयूवी नहीं है, लेकिन एक क्रॉसओवरिश लुक लिए हुए है और सामने से काफ़ी मस्कुलर भी नज़र आती है। अब दोस्तों जब आप एस क्रॉस को चलाएंगे तो आप जो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ महसूस करेंगे वो ये है कि इस गाड़ी का जो फील है वो बाकी जितनी भी मारुति सुजुकी कार्स हैं उनसे काफ़ी अलग महसूस होगा आपको। यहाँ पर स्टीयरिंग में ज़्यादा वेट है, ये गाड़ी ज़्यादा सॉलिड लगती है। और जनरली जो छोटी मारुति सुजुकी कार्स होती हैं, इनफैक्ट इवन सियाज को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो एक फ़ील है, थोड़ा फ्लोटी फील आपको आता है, बहुत ज़्यादा हैवी। जिस तरह से आपने स्कोडा की गाड़ियाँ अगर देखी हों या फोक्सवैगन की गाड़ियाँ देखी हों, जर्मन गाड़ियों के अंदर जो एक सॉलिड फील आता है वो मारुति कार से ज़रा मिसिंग है। एग्जैक्टली वैसा यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आप जो फील है गाड़ी का वो बड़ा सॉलिड है। आपको एक ऐसा फील आएगा कि आप किसी बड़ी मजबूती से बनी हुई गाड़ी में बैठे हैं। इनफैक्ट बाहर जो यहाँ पर स्टील है गाड़ी का वो भी एक अलग गेज का है, तो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी और जो सॉलिड फील है वो जो नॉर्मल मारुति सुजुकी कार्स होती हैं उनसे काफ़ी अलग है। स्टीयरिंग में आपको ज़्यादा वेट लगेगा, स्टीयरिंग थोड़ा ज़्यादा आपको अलाइव लगेगा, ऑल्दो ये फिर भी लाइट है, लेकिन फिर भी आपको स्टीयरिंग में ज़रा फील महसूस होगा। तो एक भारी क्रॉसओवर गाड़ी में जिस तरह की फ़ील आनी चाहिए वैसी फ़ील आपको डेफिनेटली आएगी। और वो सबसे बड़ा मेरे ख्याल से डिफरेंस है इस गाड़ी में जो आप एक मारुति कार के तौर पर यहाँ पर महसूस करेंगे। इंजन यहाँ पर बिल्कुल नया है, हमने ये इंजन और भी दूसरी मारुति सुजुकी गाड़ियों में देखा है और सियाज में भी ये इंजन आपने देखा है। तो ये जो इंजन है ये 1.5 लीटर इंजन है और यहाँ पर जो सबसे बड़ी एडवांटेज है मारुति को वो है फ्यूल एफिशिएंसी की। 18.5 के लगभग आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी, बोथ मैनुअल और जो 4 स्पीड ऑटोमेटिक ऑप्शन है आपके पास, दोनों में आपको लगभग 18.5 kmpl की ARAI सर्टिफाइड फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। ऑटोमेटिक और मैनुअल में केवल 0.1 kmpl का डिफरेंस है जो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। और सिर्फ उतना नहीं है, यहाँ पर जो रियल वर्ल्ड फ्यूल एफिशिएंसी है ये भी मेरे ख्याल से जो दूसरे पेट्रोल इंजन्स हैं इस सेगमेंट में उनसे ज़्यादा है, सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। तो अगर आप इसे सिटी में चला रहे हैं और अच्छे से चला रहे हैं तो आपको 14-15 जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी लगभग 15 किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी मुझे सिटी में यहाँ पर मिल रही है। हाईवे पर आपको और ज़्यादा अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। तो मेरे ख्याल से 14-15 की फ्यूल एफिशिएंसी सिटी में और 17-18 किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी आपको हाईवे पे मिलेगी, जो इस तरह की बड़ी गाड़ी के लिए एक बहुत अच्छा फ्यूल एफिशिएंसी नंबर है। और जिस तरह से फ्यूल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, मेरे ख्याल से ये एक बड़ा डिसीजन रहेगा उन लोगों के लिए जिन्हें एक पेट्रोल गाड़ी चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से इस गाड़ी की सबसे बड़ी 2 एडवांटेजेस हैं। यहाँ पर आपको ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, कुछ और जो गाड़ियाँ हैं इस सेगमेंट में वहाँ पर आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 5 स्पीड ट्रांसमिशन ही मिलता है। बहुत ही स्मूथ ट्रांसमिशन है ये। यहाँ पर आपको सबसे अच्छा, सबसे स्मूथ गियर शिफ्ट जो है वो मिलेगा। Hyundai के भी काफ़ी अच्छे गियर बॉक्सेस हैं, ये भी गियर बॉक्स काफ़ी अच्छा है। और इसके साथ ही साथ जो क्लच एक्शन है यहाँ पर वो भी काफ़ी लाइट है। तो जब आप सिटी में चलाएंगे तो आपको बहुत आरामदायक लगेगी ये गाड़ी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको परेशानी हो रही है। और इस चीज़ को जो चीज़ कॉम्प्लीमेंट करती है वो है इसका बड़ा इंजन। यहाँ पर आपको पावर मिलती है 105 PS की और जो टॉर्क है वो है 138 न्यूटन मीटर्स 4400 RPM पर। पीक पावर बनती है 6000 RPM पर। और अगर इसे आप कंपेयर करें तो पावर और टॉर्क के नंबर्स आपको भले ही ज़्यादा इंप्रेस ना करें, क्योंकि क्रेटा और सेल्टॉस के अंदर जो आपको 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है वहाँ पर आपको 115 PS की पावर मिलती है, 144 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है। अगर आप इसे जो नए 1.3 लीटर टर्बो इंजन्स आए हैं डस्टर और किक्स में वहाँ देखें तो वहाँ पे पावर काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पर आपको लगभग 155 PS तक की पावर मिलती है और 254 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है।
वहाँ पर एक नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी है, लेकिन वहाँ पर जो रिफाइनमेंट लेवल है, जो फ्यूल एफिशिएंसी है, इतनी अच्छी नहीं है। तो आपको जो टर्बो इंजन है वहाँ पर यहाँ से ज़्यादा पावर मिलेगा, इवन नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में यहाँ से ज़्यादा पावर मिलेगा, लेकिन ये जो इंजन है यहाँ पर जो ट्रैक्टेबिलिटी है, जो टॉर्क है, जो इसकी ड्राइवेबिलिटी है वो सफिशिएंट है। आपको ये इंजन किसी भी पॉइंट पे अंडर पावर्ड नहीं लगेगा। ये काफ़ी यूजेबल, काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट इंजन है। और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं एक फ्लाईओवर के ऊपर हूँ और मैं 4th गियर में हूँ। यहाँ पर मैं अभी ऑलमोस्ट 30-35 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ। मुझे गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस इंजन की प्रैक्टिकलिटी है, जहाँ पर आपको गियर शिफ्ट नहीं करने पड़ते हैं, आपके पास सफिशिएंट टॉर्क है, तो आप सिटी के अंदर जब चलाते हैं तो आपको मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। तो उस लिहाज से काफ़ी प्रैक्टिकल इंजन है। और जब आपको ओपन हाईवे मिलता है तो भी ये सफिशिएंटली पावरफुल है। आपको अगर तेज़ चलाना है तो भी 140-160 तक की स्पीड, जो कि रिकमेंडेबल नहीं है, वहाँ तक ये बड़े आराम से जाएगा, आपको परेशानी नहीं होगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो हाईलाइट है वो है इसकी स्टेबिलिटी। जो एस क्रॉस है वो मेरे ख्याल से मारुति की फैमिली में सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे ज़्यादा डिपेंडेबल ड्राइव क्वालिटी वाला कार है। और इतना ही नहीं, जो राइड क्वालिटी है यहाँ पर ये भी एक्सेप्शनल है। मैं बहुत इंप्रेस हुआ इस गाड़ी की राइड क्वालिटी के साथ में। बिल्कुल स्लो स्पीड्स पर ये सस्पेंशन ज़रा फर्म है, तो आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा फर्मनेस है सस्पेंशन के अंदर, बाउंसी बिल्कुल नहीं है। लेकिन जैसे ही गाड़ी ज़रा स्पीड पकड़ती है, ये एकदम ख़राब रास्तों के ऊपर ग्लाइड करता हुआ निकलता है। इसका जो राइड क्वालिटी है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मेंशनेबल एक एस्पेक्ट है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप इस गाड़ी को ख़राब रास्तों पे चलाएंगे तो आपको महसूस होगा कि ये काफ़ी सुपीरियर है जो दूसरी गाड़ियाँ हैं इस सेगमेंट में उनसे। बहुत अच्छी राइड क्वालिटी है और वो एक ऐसा पैरामीटर है जहाँ पर जनरली मारुति की राइड क्वालिटी दूसरी गाड़ियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर आपको वो चीज़ महसूस नहीं होगी। तो ओवरऑल जो ड्राइव ट्रेन है काफ़ी प्रैक्टिकल है। यहाँ पर आपको एक 4 स्पीड ऑटोमेटिक भी मिलता है जो कि प्रॉपर टॉर्क कन्वर्टर है। आपके पास AMT या फिर कोई सेमी ऑटोमेटिक किस्म का ट्रांसमिशन नहीं है, प्रॉपर ऑटोमेटिक है। वहाँ पर आपके पास 4 गियर्स है। तो परफॉर्मेंस के लिहाज से कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। ये जो इंजन है इसका टॉर्क आपको 800 RPM से ही मिलना शुरू हो जाता है। लो RPM पर आप आराम से पुल कर सकते हैं। 1000-1200 RPM के बाद में आपको अच्छा रिएश्योरिंग पुल मिलेगा। और एक जो लिवेबल रेंज होती है 1000 to 2000 RPM की, जहाँ पर कोई भी कार अपना 90% ऑफ द टाइम व्यतीत करती है, वहाँ पर ये गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है। अब जैसे ही आप इसे पुश करना शुरू करते हैं तो गाड़ी का जो टैकोनीडल है काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाता है, लेकिन मैं एक्जैक्टली ऐसा नहीं बोल सकता कि ये बहुत ज़्यादा फ्रीली रेविंग इंजन है। अच्छे से रेव करता है, रेजिस्ट नहीं करता है, लेकिन इसे आप किसी वीटेक इंजन के साथ में भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लगभग 4500-5000 RPM तक ये आराम से हेल्दीली जाता है और उसके बाद हल्का सा आपको ऐसा लगेगा कि इंजन उतना फ्री रेविंग नहीं है, लेकिन फिर भी इट्स अ गुड इंजन। एंड आई रियली थिंक दैट ये जो प्रैक्टिकलिटी है इसकी, इसका जो फ्यूल एफिशिएंसी है, इसकी जो यूजेबिलिटी है, इसे काफ़ी यूज़फुल इंजन बना देती है। तो अगर आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंजन चाहिए, अगर आप एकदम आउट एंड आउट एंथुसियास्ट नहीं है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा पैकेज है। और मुझे इसकी प्रैक्टिकलिटी, इसका रिफाइनमेंट बहुत पसंद आया। इन कैबिन इंसुलेशन सेगमेंट बेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे से इंसुलेटेड है कैबिन। बाहर की आवाज़ें बहुत कम अंदर आती हैं। और जनरली जैसा कि आपने देखा है आजकल जो मॉडर्न गाड़ियों के अंदर जो इंसुलेशन है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो गई है, तो ये भी आपको काफ़ी अच्छा वो एक्सपीरियंस देती है। आपको अनरिफाइंड नहीं लगेगा, इंजन की आवाज़ नहीं आएगी, बाहर की कोई आवाज़ नहीं आएगी। क्वाइटली आप गाड़ी चलाएंगे, आपको काफ़ी कंफर्टेबल लगेगा, सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है। तो एक बड़ा ही यूज़फुल, बड़ा ही प्रैक्टिकल और बड़ा ही रिफाइंड पैकेज यहाँ पर मारुति ने पुट टुगेदर किया है। और उसके साथ ही साथ आपको ये यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो सारे कंट्रोल्स हाथ में मिलेंगे। क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पर आपको मिलेगा। सब कुछ बहुत आसानी से लेड आउट है, आपका हाथ सब जगह बड़ी ईजिली रीच कर सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिहाज से काफ़ी प्रैक्टिकल पैकेज है। सारे एक्टिव सेफ्टी फीचर्स जो हैं वो आप यहाँ पे आपको नहीं मिलते। आजकल गाड़ियों के अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिल रहा है। अगर आप सेल्टॉस को देखेंगे 360 डिग्री कैमराज भी मिल रहे हैं, और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको जनरली चारों तरफ निगाह रखने के लिए हेल्प करते हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, वो सब यहाँ पर नहीं है, लेकिन ओवरऑल विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। पीछे का व्यू भी आपको अच्छे से नज़र आता है। तो एक अच्छी विजिबिलिटी के साथ एक सेफ स्टेबल गाड़ी है विद अ गुड इंजन एंड ट्रांसमिशन एंड फैंटास्टिक राइड क्वालिटी। अब ये यहाँ पर की कुछ इस तरह की नज़र आएगी आपको, बड़ी सिंपल सी की है। यहाँ पर आपको 2 बटन्स नज़र आएंगे, लॉक और अनलॉक। काफ़ी सिंपल है, आप लॉक कीजिए और चाबी जेब में रख दीजिए, और जब आप गाड़ी के पास जाएंगे तो आपको चाबी जेब से निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये बटन दबा करके आप डोर खोल सकते हैं। और अब वक्त आ गया कि हम गाड़ी के अंदर जाएं और देखें कि अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं। अब जब आप अंदर घुसेंगे तो आपको ये बात बड़ी ज़ाहिर तौर पर महसूस होगी कि ये जो सीट हाइट है ये आइडियल है। ये एक ऊंचा क्रॉसओवर या ऊंचा SUV नहीं है, तो अंदर घुसना बहुत आसान है ड्राइवर के लिए।
तो इसका इनग्रेस बड़ा ही ईजी है। अगर डोर पैनल आप यहाँ पर देखेंगे तो बड़ी 1 लीटर बॉटल और उसके साथ कुछ और स्पेस जो जनरल यहाँ पर फंक्शंस होते हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। पावर फोल्डिंग मिरर्स यहाँ पर हैं, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है और साथ ही ड्राइवर साइड विंडो ऑटो अप और डाउन है, 1 टच, लेकिन बाकी तीनों विंडोज़ 1 टच डाउन या अप नहीं है। डोर लॉक अनलॉक और साथ में ये पीछे वाले जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए विंडो अगर आपको लॉक करनी है तो। उसके अलावा ये यहाँ पर आपको सैटिन सिल्वर इंसर्ट मिलेगा। एक अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ पर लगी वो ये है कि ये जो प्लास्टिक है ये ज़रा हार्ड है, हालांकि क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन जो टच पॉइंट्स हैं यहाँ पर आपको सॉफ्ट टू टच मटेरियल्स दिए गए हैं। जो पैड है ये लेदर का है और ये जो है यहाँ पर ये भी आपको एक सॉफ्ट टू टच मटेरियल दिया गया है। तो जो टच पॉइंट्स हैं यहाँ पर ये काफ़ी प्रीमियम रखे हैं मारुति ने, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी बात है। पुश बटन स्टार्ट यहाँ से आपको मिलेगा। उसके अलावा ये मारुति का जो स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम है उसे अगर आप यूज़ करना चाहते हैं और स्टार्ट स्टॉप सिस्टम को चालू या बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर एक लिथियम आयन बैटरी है जो कि जब बंद हो जाती है गाड़ी तब जो इलेक्ट्रिकल से उसे पावर करती है, उसके साथ ही साथ ज़रा टॉर्क असिस्ट भी करती है। जब आप एक्सेलरेट करते हैं तो कुछ हद तक आपको एक्सेलरेशन में भी हेल्प करती है। और एक छोटा हाइब्रिड सिस्टम है जो काफ़ी वक्त से बहुत सारी मारुति गाड़ियों में आपने देखा होगा। यहाँ से आप फॉग लैम्प्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। एक अच्छी चीज़ यहाँ पर आपको डेड पेडल मिलता है। क्षमा कीजिएगा, बहुत कचरा हो गया यहाँ पर क्योंकि बारिश हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है और हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से अपने शूट्स ख़त्म करें। एसी वेंट्स और जो स्टीयरिंग है यहाँ पर ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही तौर पर एडजस्टेबल है। ये बहुत अच्छी चीज़ है और आपको ये चीज़ क्रेटा में नहीं मिलेगी, तो एक काफ़ी बड़ी फीचर यहाँ पर दी गई है। सीट हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक सीट्स यहाँ पर आपको नहीं मिलती, क्रेटा सेल्टॉस में आपको इलेक्ट्रिक सीट्स मिलती हैं और इस तरह से आप इसे रिक्लाइन कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट कंसोल बड़ा बेसिक लेकिन सूचना से भरपूर। लेफ्ट में टैको, राइट में स्पीडो, बीच में सारी इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से एनर्जी स्टोर हो रही है बैटरी के अंदर, जो छोटी यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी दी गई है। स्टीयरिंग लेदर कवर्ड है, यहाँ पर सारे कंट्रोल्स आपको मिलेंगे। क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पर मिलेगा आपको, उसके साथ ही साथ आपको वॉइस कमांड्स के लिए कंट्रोल्स यहाँ पर मिलेंगे। और ये 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील जो है यहाँ पर आपको सैटिन सिल्वर फिनिश भी मिलेगी। ऑटो वाइपर्स, ऑटो लाइट्स और उनके कंट्रोल यहाँ पर आपको मिलेंगे। हेडरूम अच्छा खासा है, 6 फुट से ज़्यादा ऊंचे लोग भी यहाँ पर बड़े आराम से बैठ सकते हैं। वैनिटी मिरर विद लाइट फॉर ड्राइवर एंड फॉर पैसेंजर। और साथ ही साथ ये जो पार्ट है इसे आप टोल टिकट के लिए यूज़ कर सकते हैं। सन ग्लासेस होल्डर, अंदर एक सॉफ्ट कवरिंग भी है, 2 लाइट्स, लेकिन यहाँ पर आपको सनरूफ नहीं मिलेगी और ये एक मिसिंग फीचर है। जो आप में से बहुत सारे लोग हैं उन्हें शायद सनरूफ चाहिए हो, लेकिन यहाँ पर सनरूफ की ऑप्शन अभी तक अवेलेबल नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि और क्या क्या है यहाँ पर। टॉप एंड वेरिएंट में ये शानदार ब्लैक कलर की लेदर सीट्स आपको मिलती हैं। ये जीटा में आपको नहीं मिलेंगी, जैसा मैंने आपको बताया वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी एक पैकेज है। डैशबोर्ड पे सॉफ्ट टू टच मटेरियल है, बहुत अच्छी बात है। और ये जो पार्ट है ये ज़रा हार्ड है, लेकिन ये जो मेन डैश का पूरा एरिया है इससे सॉफ्ट टू टच मटेरियल से कवर किया है मारुति ने। ग्लव बॉक्स भी अच्छा खासा बड़ा है, लेकिन ये कूल्ड नहीं है, ये एक और फीचर मिसिंग है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक वॉलेट और एक सेलफोन बड़े आराम से आ जाएगा। वायरलेस चार्जिंग यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। एक USB सॉकेट आपको मिलता है जो कि एंड्रॉयड ऑटो और कारप्ले से कनेक्ट कर सकते हैं आप। और ये यहाँ पर आपके पास एक ऑक्सिन है। 2 USB सॉकेट्स आपको यहाँ नहीं मिलते, कुछ कार्स में आपको 2 USB सॉकेट्स मिलते हैं, वो यहाँ पर नहीं है। AC ऑटोमेटिक है और कंट्रोल्स बड़े सिंपल हैं, काफ़ी इजी हैं। जो बटन्स की क्वालिटी है ये भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपको ये स्मार्ट प्ले स्टूडियो 2.0 का 7 इंच टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है। ऑडियो आपको जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है यहाँ पर 4 स्पीकर्स और 2 ट्वीटर्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, तो 6 स्पीकर ऑडियो सिस्टम मिलता है। ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, बहुत वाव नहीं है। अगर आप एक ऑडियो फाइल है तो आपको शायद थोड़ी सी आपकी एक्सपेक्टेशन से लो लगेगी, बहुत ज़्यादा ज़ोरदार आवाज़ यहाँ पर नहीं है, लेकिन एवरीडे लिसनिंग के लिए काफ़ी अच्छा ऑडियो सिस्टम यहाँ पर आपको मिलेगा। ये जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है यहाँ पर आपको जब आप रिवर्स करेंगे तो रिवर्स कैमरा भी नज़र आएगा विद गाइड लाइट्स। यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। नेविगेशन यहाँ पर आप अपने फ़ोन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। एक और ज़रूरी चीज़, यहाँ पर आपको किया सेल्टॉस या MG हेक्टर या Hyundai क्रेटा जैसी कनेक्टेड कार फीचर्स नहीं मिलेंगी, जैसे कि आप रिमोटली कार को स्टार्ट नहीं कर सकते, आप अपनी गाड़ी का टेम्परेचर सेट नहीं कर सकते। तो ये जो सारी कनेक्टेड कार फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पर eSIM के द्वारा नहीं मिलेंगी। बट ये भी जो सिस्टम है ये आपको एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करके काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल करने देता है और यहाँ पर नेविगेशन भी आप अपने फ़ोन के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं।
ऑटो डिमिंग मिरर्स आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में मिलते हैं। ये एक काफ़ी अच्छा फीचर है यहाँ पर। और ये आर्मरेस्ट स्लाइडिंग नहीं है लेकिन काफ़ी चौड़ा है और आपके आराम में काफ़ी इजाफा करेगा। साथ ही नीचे आपको ये काफ़ी गहरा, काफ़ी बड़ा एक स्पेस मिलेगा जहाँ पर आप काफ़ी सारा सामान डाल सकते हैं और ये आपके वॉलेट, सेलफोन या और भी किसी सामान को बड़े आराम से निकल जाएगा। और ये मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं और इसका ध्यान यहाँ पर रखा गया है। कुछ नई गाड़ियों में जो एयर प्योरीफायर्स आजकल आ रहे हैं, AQI इंडेक्स जो कंट्रोल करते हैं, वो यहाँ पर नहीं है। सेल्टॉस और क्रेटा में जो आपको परफ्यूम मिलता है, परफ्यूम डिस्पेंसिंग सिस्टम मिलता है, वो भी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। अब एयरबैग्स यहाँ पर अगर आप देखने जाएंगे तो 2 एयरबैग्स आपको मिलते हैं, ट्विन एयरबैग्स। ये एक मेरे ख्याल से ज़रूरी चीज़ थी जो यहाँ होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है। 6 एयरबैग्स इस तरह की गाड़ी में मेरे ख्याल से एज एन ऑप्शन होने चाहिए थे। सेफ्टी के लिहाज से ज़रूरी है लेकिन मारुति ने यहाँ पर आपको केवल 2 एयरबैग्स दिए हैं। एक और सेफ्टी से संबंधित चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ वो ये है कि जो ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पहले अवेलेबल था वो यहाँ पर नहीं है, हटा लिया गया है। तो इस गाड़ी में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलेगा लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको हिल होल्ड और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलेगा। तो मैनुअल में ये फीचर अवेलेबल नहीं है। बट ओवरऑल अगर आप देखने जाएंगे तो इस कैबिन का जो लुक एंड फील है काफ़ी वेल फिनिश्ड है। प्रीमियम क्वालिटी रबर मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया गया है। प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से काफ़ी अच्छा है लेकिन याद रखिए यहाँ पर अगर आप क्रेटा सेल्टॉस के साथ इस कैबिन को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं तो 5 लाख रुपीज़ यहाँ पर आपको बचेंगे। अगर आप टॉप एंड टू टॉप एंड कंपेयर कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी होगी बिफोर कंप्लेनिंग। सीट बेल्ट्स यहाँ पर आपको एडजस्टेबल, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स नज़र आएंगी। तो ये भी एक अच्छा फीचर यहाँ पर दिया गया है, देखिए। तो दोस्तों ये है सारी फीचर्स। एक और छोटी फीचर जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ जो यहाँ पे मिसिंग मुझे लगी वो है TPMS। लेकिन जैसा मैंने बोला कि यहाँ पर कीमत आपको काफ़ी कम अदा करनी होगी, तो आप कंप्लेंट करने से पहले ज़रा कीमतों को भी एक बार परिप्रेक्ष्य में ले लें। सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं, थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है, बोल्स्टरिंग बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स मिलते हैं, तो आराम में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक लंबार सपोर्ट और यहाँ मिल जाता तो मज़ा आ जाता, लेकिन यहाँ पर लंबार सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। ओवरऑल मुझे शिकायत नहीं है इस कैबिन के साथ में। जिस प्राइस में ये गाड़ी ऑफ़र की जा रही है मेरे ख्याल से काफ़ी नीट, काफ़ी यूजेबल, काफ़ी प्रैक्टिकल और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी यहाँ दी गई हैं। लेकिन अगर एयरबैग्स के मामले में 6 एयरबैग्स होते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। अब ज़रा पीछे चल के हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कितना स्पेस है, क्या फीचर्स हैं और क्या मिसिंग है। अब आगे की ही तरह पीछे भी अंदर एंटर करना काफ़ी ईजी है। बिना कोई मशक्क़त किए आप बड़े आराम से अंदर जा सकते हैं। बड़ा डोर है, अंदर घुसना काफ़ी आसान है। यहाँ पर एक बड़ी बॉटल आएगी, एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे नहीं है लेकिन बॉटल के लिए यहाँ सफिशिएंट स्पेस है। आगे की तरह यहाँ भी एक लेदर पैड है और यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल है। साथ में ये विंडो कंट्रोल और ये हैंडल सैटिन सिल्वर फिनिश यहाँ पर भी। और सीट्स अच्छी कंफर्टेबल सीट्स हैं। थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। नी रूम जैसा आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा है। हेड रूम अगर आप इसे इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करें तो ज़रा कम है, लेकिन 6 फुट तक के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी हाइट लगभग 5 फुट 10 इंच है और काफ़ी स्पेस बाकी है अभी भी, तो 6 फुट तक के लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। मेरा हेड बिल्कुल ब्रश नहीं कर रहा है। साथ ही ये जो सीट है ये रिक्लाइन एंगल के लिए एडजस्टेबल है। ये देखिए, ये लेवर पुल करके आप चाहे तो इसे यहाँ लगा दें या फिर पीछे ले जाएँ, तो ये रिक्लाइन एंगल जो है ये एडजस्टेबल है। और ये एडजस्टेबिलिटी के कारण ही जो बूट स्पेस है वो भी वेरिएबल है। तो 575 और 553 का जो डिफरेंस है वो इसी कारण से है। सीट्स पर आपको कंट्रास्टिंग स्टिचिंग मिलेगी, लेदर सीट्स हैं, बीच में कहीं कहीं पर आपको परफोरेशन भी मिलेगा। नी रूम देखिए, काफ़ी अच्छा नी रूम है यहाँ पर। लेग्स के लिए, मूवमेंट के लिए भी अच्छी खासी जगह है। सामने वाली सीट के पीछे आपको मैगज़ीन होल्डर्स भी मिलते हैं। अच्छा चौड़ा आर्मरेस्ट मिलता है, 2 कप होल्डर्स। और आगे जैसे ही आप देखेंगे तो एक चीज़ मिसिंग है और वो है रियर AC वेंट्स। यहाँ पर आपको ना तो कोई रियर AC वेंट मिलेगा, ना ही कोई चार्जिंग सॉकेट मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई की बात की जाए तो ये गाड़ी ज़रा बेहतर हो सकती थी। आगे भी आपको ज़्यादा पावर सप्लाई मिल सकती थी और पीछे भी कम से कम एक USB सॉकेट होना चाहिए था। ये एक छोटी चीज़ है, बट अगर इसे ध्यान रखा जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। पीछे के लिए आपको एक ये लाइट मिलती है। इंडिविजुअल रीडिंग लाइट्स यहाँ पर नहीं है, ये हैंडल्स हैं और एक कोट हुक भी यहाँ पर आपको नज़र आएगा। अब आप इन सीट्स को देखें तो ये 60-40 स्प्लिट है, तो मैं इन्हें इस तरह से गिरा करके अपना जो बूट स्पेस है उसे बढ़ा सकता हूँ। ये देखिए, इस तरह से आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन क्या मिसिंग है? थर्ड हेडरेस्ट यहाँ पर नहीं है, लेकिन आजू बाजू के जो हेडरेस्ट हैं दोनों ये एडजस्टेबल हैं। बीच में लैप बेल्ट, नॉट अ प्रॉपर सीट बेल्ट।
तो 3 लोग चाहें तो यहाँ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बैठ सकते हैं, लेकिन बीच वाला जो पैसेंजर है उसके लिए ये सीट कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पर भी एक हम्प है। ओवरऑल जो सीट्स की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है और यहाँ पर स्पेस की भी कोई कमी नहीं है। मैं शिकायत बिल्कुल नहीं करना चाहता यहाँ पर। सीट्स यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, स्पेस भी मेरे ख्याल से अच्छा खासा है। राइड क्वालिटी भी जैसा मैंने आपको पहले बताया बहुत अच्छी है, तो जो कंफर्ट है उसमें वो भी एक बड़ा इजाफा करेगी। और ओवरऑल काफ़ी अच्छी, काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी स्पेशियस ये सीट्स हैं। आप यहाँ पीछे 2 लोगों को बड़े आराम से बैठा सकते हैं। काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं और जो 1-2 छोटी मोटी चीज़ें मैंने बताई उसके अलावा यहाँ पर शिकायत करने जैसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको एक किफ़ायती गाड़ी चाहिए, अगर आप जो बहुत सारी फैंसी फीचर्स आपको किया सेल्टॉस या फिर Hyundai क्रेटा में मिल रही है उनकी आपको दरकार नहीं है, आपको एक बड़ी प्रैक्टिकल, कंफर्टेबल, वेल मेड गाड़ी चाहिए जहाँ पर सारी बेसिक फीचर्स आपको मिले और जहाँ पर आपको ये विश्वास भी मिले कि ये जो गाड़ी है इसकी सर्विस और स्पेयर्स आपको बड़े इजीली मुहैया किए जाएंगे और आपका सर्विस के ऊपर ज़्यादा खर्चा भी ना हो, तो उस तरह के टेम्पलेट में ये गाड़ी एकदम परफेक्टली फिट बैठती है। अगर आप कीमतों की बात करें तो यहाँ पर कीमतें जो हैं ये शुरू होती हैं 8.4 लाख रुपीज़ से और जाती है 11.1 लाख रुपीज़ तक मैनुअल वेरिएंट के लिए। और अगर आप बात करें ऑटोमेटिक वेरिएंट की तो कीमतें शुरू होती हैं 10.8 लाख रुपीज़ से और जाती हैं 12.4 लाख रुपीज़ तक। अब जो ओवरऑल रेंज है वो है यहाँ पर 8 लाख रुपीज़ टू 12.4 लाख रुपीज़ और इस रेंज में आपको काफ़ी सारे वेरिएंट्स भी मिलते हैं। जो बेसिक वेरिएंट है वहाँ से लेकर के आपको जो टॉप ऑफ द लाइन अल्फा वेरिएंट है वहाँ तक बहुत सारे परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। मेरे ख्याल से इसका जीटा जो वेरिएंट है वो बेस्ट वेरिएंट है, बिकॉज वहाँ पर कुछ 2-4 चीज़ें ही आपको मिसिंग मिलेंगी। आपको सिर्फ ये LED DRLs नहीं मिलेंगे, अंदर लेदर अपहोल्स्ट्री नहीं मिलेगी, ऊपर जो आप रूफ रेल्स देख रहे हैं ये आपको वहाँ पर सिल्वर नहीं मिलेंगी, ऑटो हेडलाइट्स वहाँ नहीं मिलेंगी और रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं मिलेंगे। ये 4-5 चीज़ें जो हैं ये आपको वहाँ पर नहीं मिलती है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपको जीटा वेरिएंट्स में मिलती हैं और वो बहुत ही किफ़ायती वेरिएंट है मेरे ख्याल से। तो अगर आपको एक वेल बैलेंस्ड वेरिएंट चाहिए तो जीटा के साथ आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कंपेयर करें प्राइसेस को तो जो बेस वेरिएंट है वहाँ पर क्रेटा की कीमतें 10 लाख से चालू होती हैं, 10 लाख रुपीज़ से, और सेल्टॉस की कीमत 10.4 लाख रुपीज़ से चालू होती है, जो कि 1.6 टू 2 लाख रुपीज़ ज़्यादा है बेस वेरिएंट के लिए। तो काफ़ी बड़ी बचत होगी आपके लिए। और अगर आप इसे कंपेयर करें टॉप वेरिएंट से तो वहाँ पर जो कीमतें हैं 17.4 लाख रुपीज़ तक जाती हैं, जो कि इससे 5 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम ज़्यादा है। तो अगर आपको बचत ध्यान में रख के गाड़ी खरीदनी है तो ये एक मेन स्ट्रीम मैन्युफैक्चरर जो इंडिया का नंबर 1 मैन्युफैक्चरर है उसकी तरफ से एक वेल बिल्ट गाड़ी मिल रही है जो कि आपको बचत कराएगी। लेकिन यहाँ पर आपको वहाँ जितने फैंसी फीचर्स और जो क्वालिटी है इंटीरियर की, जो एक मॉडर्न टच है, वो नहीं मिलेगा। डस्टर भी आपके पास और किक्स भी है, लेकिन डस्टर जो है उसका इंटीरियर मुझे ज़रा डेटेड लगता है। वहाँ पर भी कीमतें इससे कम नहीं है, ये उससे भी कम कीमत में उपलब्ध है आपके पास। हालांकि यहाँ पर आपके पास डीजल वेरिएंट नहीं है। किक्स जो है वहाँ पर सर्विस और स्पेयर्स मेरे ख्याल से निसान को सुधारना होगा अगर उन्हें अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा अच्छे से बेचना है तो। बट ओवरऑल अगर इस सेगमेंट पे एक सबसे किफ़ायती गाड़ी की अगर बात करें तो ये आपको सबसे किफ़ायती और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी बन के सामने आएगी और आप इसे सीरियसली कंसिडर कर सकते हैं। एस क्रॉस के साथ आपको 2 इयर्स और 40,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है, जो मेरे ख्याल से ज़रा कम है अगर आप इसे कंपेयर करें Hyundai के साथ या Kia के साथ। लेकिन इसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं 1 लाख किलोमीटर्स तक विदाउट ज़्यादा पैसा भरे, तो वो चीज़ मेरे ख्याल से इवन आउट हो जाती है। तो एक्सटेंडेबल वारंटी आपको 5 इयर्स 1 लाख किलोमीटर्स तक की मिलती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे सवाल नई एस क्रॉस के बारे में जो भी थे उनका मैं जवाब दे पाया। लेकिन अगर फिर भी आपके कोई सवाल बाकी रह गए तो उन्हें कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए और मैं उन सभी सवालों के जवाब ज़रूर आपको दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए। मेरी आईडी है द छंगानी THECHHANGANI और मोटरॉइड्स इंडिया को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कर डालिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको ये उपयोगी लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए ड्राइव हार्ड, ड्राइव फ्री एंड ड्राइव सेफ।